तो हेलो गाइस, आज हम लोग एक नई सीरीज को शुरू करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक डीमन लॉर्ड और एक डिवाइन एल्डर को दिखाया जाता है। वो डीमन कहता है कि ह्यूमंस और डीमंस दोनों ही एक जैसे हैं, तो फिर सिर्फ ह्यूमंस ही अपर रियलम में क्यों जा सकते हैं, हम लोग वहाँ क्यों नहीं जा सकते। तो वो डिवाइन उससे कहता है कि तुम्हारा हार्ट इविलनेस से भरा हुआ है और अगर तुम एक डिवाइन लॉर्ड बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर की सारी डार्कनेस को खत्म करना होगा। तो ये बात सुनकर वो डीमन कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो, मुझे वहाँ जाना है तो मैं वहाँ जाकर रहूंगा। ये कहते ही वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो ह्यूमन लॉर्ड उस पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मगर वो ह्यूमन लॉर्ड देखता है कि वो डीमन आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा। इतने में वो डीमन मौका देखते ही वहाँ से दूर लाइफ ऑफ व्हील की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जिस पर ह्यूमन लॉर्ड उस लाइफ ऑफ व्हील का रास्ता बंद कर देता है और उसके आगे एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। मगर वो डीमन उस फॉर्मेशन से टकराते ही उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करता है और फिर उस ह्यूमन लॉर्ड से कहता है कि तुम्हारी पावर अब बिल्कुल वीक हो चुकी है, इसलिए तुम अब मुझे नहीं रोक सकते। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो डीमन आहिस्ता आहिस्ता उस फॉर्मेशन को तोड़ना शुरू कर देता है, जिस पर वो डीमन ह्यूमन लॉर्ड से कहता है कि एक दिन में इस लाइफ ऑफ व्हील को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद कोई भी डिवाइन लॉर्ड नहीं रहेगा। जिस पर ह्यूमन लॉर्ड कहता है कि ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। ये कहते ही वो उस फॉर्मेशन को दोबारा से रिपेयर कर देता है, पर इतने में अचानक वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है और उस ह्यूमन लॉर्ड के पीछे आकर अपना हाथ उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिससे उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। और वो डीमन उससे कहता है कि तुम इस फैक्ट से जान नहीं छुड़ा सकते कि हर तरह के सेंशिएंट बीइंग का एक शेडो होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन और वो व्हील ऑफ लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है और ह्यूमन एल्डर खुद को स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके दो अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते। वो उस स्पिरिचुअल एनर्जी का पीछा करता है, मगर उसे पकड़ने की कोशिश में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और वो उस ह्यूमन लॉर्ड से कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, अब तुम चाहे जहाँ भी छुप जाओ मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से ढूंढ लूंगा, चाहे इसके लिए कितना भी लंबा टाइम क्यों न लगे, मैं तुम तक एक दिन जरूर पहुँचूंगा। इतने में अचानक उस स्पिरिचुअल एनर्जी से आवाज आती है। वो डीमन लॉर्ड से कहती है कि तुम गलत हो। बात सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बास्केटबॉल मैच को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का बहुत सारे लड़कों के साथ बास्केटबॉल मैच खेल रहा होता है और वो एनर्जी वहाँ पे आकर उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। और दूसरी तरफ वो डीमन उस स्पिरिचुअल एनर्जी के सेकंड पार्ट के पीछे पड़ा हुआ होता है और कहता है कि अगर सभी बीइंग्स एक जैसे ही हैं तो फिर उनमें इतना भेदभाव क्यों है। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक कैरेज को दिखाया जाता है, जिसके पीछे एक फॉर्मेशन एक्टिव होती है और कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए होते हैं और उस पर एरोस से अटैक कर रहे थे। जिसके बाद हम उस कैरेज के अंदर का सीन देखते हैं। उसके अंदर एक लड़की होती है जिसने उन एरोस से बचने के लिए वहाँ पे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट की हुई थी, ताकि कोई भी एरो सीधा उनकी तरफ ना आ सके। और वो उन लोगों से जान छुड़ाने के लिए कुछ स्पिरिचुअल एरो अपनी फॉर्मेशन से रिलीज करती है, जिससे वो 2-4 लोगों को वहीं पे ही टपका देती है। और वहीं पे हमें एक और लड़की को भी दिखाया जाता है। वो उस पहले वाली लड़की से कहती है कि शिव बिंग, क्या तुम्हें पता चला कि ये लोग कौन हैं? तो शिव बिंग कहती है कि ये लोग पता नहीं कौन है, इन लोगों ने अपना चेहरा भी ढका हुआ है और इनके एरोस भी बिल्कुल नॉर्मल एरोस की तरह ही हैं। ये लोग सच में बहुत ही ज्यादा चालाक हैं। इन्हें पता था कि हमें इनकी एक छोटी सी गलती की वजह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। के बाद हम एक और शख्स को देखते हैं जो कि उस कैरेज को चला रहा होता है। उसका नाम क्यू शेंग होता है। वो उन लोगों से कहता है कि मैं इन्हें तकरीबन 20 मिनट तक यूं ही इस जंगल में भटका सकता हूँ। मगर फिर उस कैरेज के अंदर मौजूद दूसरी लड़की कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि उन लोगों ने हर जगह हमारे लिए कोई ना कोई जाल बिछाया हुआ होगा। और हमें वहाँ पे एक लड़के को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और वो उस लड़की होंग्यू से कहता है आखिर ये लोग कौन है और ये हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। तो होंग्यू उस लड़के से कहती है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बिल्कुल सही सलामत घर तक पहुंचा दूंगी। और फिर वो लड़की कहती है कि मेरा बाइशी किंगडम तो हमेशा दूसरे किंगडम्स के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बनाकर रखता है, तो फिर ये कौन लोग हैं? और हमारा ट्रायल भी तो एक तरह का सीक्रेट था,
उसके बारे में किसी को कैसे पता चल सकता है। मुझे लगता है कि शायद इसके पीछे जरूर किसी अपने का हाथ है, कोई ना कोई ऐसा है जो कि हमारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। और दूसरी तरफ हम उन मास्कमैन को देखते हैं, उनका लीडर दो लोगों को आगे जाने के लिए कहता है तो वो दो लोग अपने घोड़ों पर तेजी से उस कैरेज से आगे निकल जाते हैं और आगे जाकर एक रस्सी दो दरख्तों के साथ बांध देते हैं ताकि वो लोग उस कैरेज को रोक सकें। और हम देखते हैं कि वो कैरेज उस रस्सी से टकराते ही उलट जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब जख्मी हो जाते हैं। और वो सारे मास्कमैन एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं और उनका लीडर कहता है कि जाओ और जाकर उस डिवाइन मास्टर को खत्म कर दो। ये कहते ही वो सब लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, मगर इतने में उस कैरेज से होंग्यू बाहर निकलती है और आते साथ ही उन वॉरियर्स पर अटैक करके उन्हें वापस पीछे धकेल देती है। और फिर वहाँ पे उन लोगों का लीडर भी आ जाता है तो वो लड़की उन लोगों से कहती है कि तुम लोग हमारे 22वीं किंगडम के अंदर होते हुए हम पर हमला कैसे कर सकते हो? क्या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है? तो वो मास्कमैन कहता है कि 22वीं किंगडम तुम्हारा नहीं है क्योंकि तुम तो वैसे ही मरने वाली हो, तो फिर हमें सजा कौन देगा? ये कहते ही वो सब लोगों से हमला करने के लिए कहता है। तो होंग्यू एक बंदे को सोर्ड से ब्लॉक करके उसे वापस उठाकर दूर फेंक देती है और फिर जब दूसरा बंदा उसकी तरफ आता है तो वो उसके अटैक को भी ब्लॉक करके उस पर अटैक करके उसे पीछे धकेल देती है और फिर उस पर अपने घुटने से वार करके उसका भी काम तमाम कर देती है। ये देखकर उनका लीडर खुद उस पर हमला करता है, जिस पर वो लड़की आराम से उसके अटैक को रोक लेती है, मगर वो लीडर बहुत ज्यादा ताकतवर था जो कि होंग्यू को पीछे धकेल देता है। तो होंग्यू उस पर पाल्म अटैक करने की कोशिश करती है और उसकी सोर्ड उसकी गर्दन के बिल्कुल पास पहुंच गई थी, मगर इतने में अचानक होंग्यू को पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पे एक वॉरियर शुई किंग को मारने वाला था, जिस पर होंग्यू उस मास्क लीडर को छोड़कर फौरन से शुई किंग को बचाने के लिए चली जाती है और उस अटैक को रोक लेती है, जिसकी वजह से उसे भी हल्की फुल्की इंजरी होती है। और दूसरी तरफ हम लोग उस यंग प्रिंस को देखते हैं जो कि अभी भी कैरेज के अंदर छुपा हुआ था। वो ये सब कुछ देख रहा था, मगर होंग्यू कहती है कि तुम बाहर मत आना और अंदर ही रहना। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर अपना वेपन ऊपर उठाकर दोबारा से उस पर अटैक करता है, जिससे होंग्यू और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, से भी ब्लड निकलने लगता है। जिसके बाद वो बंदा दोबारा से अपना वेपन उठाकर उस पर अटैक करने की तैयारी करता है और वो यंग प्रिंस जब ये देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसे बचाने के लिए तेजी से आगे आता है तो वो बंदा उसी पर ही अटैक करके उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो यंग प्रिंस वहीं बेहोश हो जाता है। और इस तरफ हम लोग उस बास्केटबॉल प्लेयर को देखते हैं। वो एनर्जी बॉल जब उसके अंदर आई थी तो वो एक अलग ही स्पेस में आ गया था, जहाँ पर वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ आ गया हूँ। और इतने में अचानक उसे एक व्हील ऑफ लाइफ के अंदर उस यंग प्रिंस की बॉडी दिखाई देती है। तो वो फौरन से उसके पास चला आता है और कहता है कि सुनो, कौन हो तुम? क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन सी जगह है? उसे उस यंग प्रिंस का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, जिस पर उसके पीछे हमें एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई देती है, जिस पर वो कहता है कि मेरे पीछे जो भी है सामने आ जाए। तो हम देखते हैं कि उसके पीछे वही ह्यूमन लॉर्ड होता है, जो कि उस लड़के से कहता है कि ये यंग प्रिंस मर चुका है और अब तुम इसकी बॉडी में जाने वाले हो। ये कहने के बाद वो उसे अपनी तरफ खींचकर अपने पास ले आता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक सेज कल्टीवेशन पाथ को अचीव करना होगा, तभी तुम वापस अपने घर जा पाओगे। जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहते हैं ह्यूमन लॉर्ड उसे उस व्हील ऑफ लाइफ में दे मारता है, जिस पर वो उस व्हील ऑफ लाइफ को तोड़ते हुए उसकी दूसरी तरफ निकल आता है और ह्यूमन लॉर्ड एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होके सीधा उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी उसके एक हाथ में एक जगह लॉक हो जाती है और उसकी सोल उस यंग प्रिंस की बॉडी में आ जाती है, जिसकी वजह से वो यंग प्रिंस दोबारा से जिंदा हो जाता है। ये देखकर वो मास्कमैन भी हैरान हो जाता है कि इसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। ये कहने के साथ वो यंग प्रिंस बहुत ही तेजी के साथ एक एक करके उन सभी मास्कमैन को डिस्ट्रॉय करते हुए तेजी से आगे बढ़ता है और एक ही झटके में सबका काम तमाम कर देता है। कहता है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। ये कहते ही वो वहीं पे ही बेहोश होकर गिर पड़ता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग उसकी बास्केटबॉल को देखते हैं। उसे बास्केटबॉल की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर हकीकत में वो उसकी दिल की धड़कन थी। जब उसकी आंख खुलती है तो हम लोग देखते हैं कि उसके पूरे मुंह पे पट्टियां बंधी हुई होती है और होंगी उससे कहती है कि तुम इंजर्ड हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। जिस पर वो कहता है कि मुझे क्या हुआ है, और फिर वो उन दो लड़कियों की तरफ देखकर
सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि ये तो लड़कियां यहाँ पे कहाँ से आ गई। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों कौन हो। ये सुनकर वो दोनों ही काफी कंफ्यूज हो जाती हैं और फिर च्यूमिंग उसके पास आकर अपने मैजिकल ब्रश का इस्तेमाल करते हुए उसके माइंड को चेक करती है, मगर वो कहती है कि इसके माइंड के साथ तो कुछ भी खराबी नहीं हुई, ये बिल्कुल ठीक है। लगता है कि शायद उस दरख्त से टकराने की वजह से इसके दिमाग में कुछ असर हुआ है, जिसकी वजह से शायद इसकी याददाश्त में कुछ मसला आ गया है, ये हम लोगों को पहचान नहीं पा रहा। जिसके बाद होंगी उससे कहती है कि मुझे बताओ आखिर तुम्हारे कुछ याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो वो लड़का उन लोगों से कहता है कि पहले मुझे ये तो बताओ कि मैं कौन हूँ। तो च्यूमिंग उससे आकर कहती है कि तुम लुओ ली हो, क्या तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं है और तुम हमें कैसे भूल सकते हो। मगर फिर होंग्यू कहती है कि लगता है कि इसे सब कुछ बताना पड़ेगा, मगर शायद इसे रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो होंग्यू उसे बताती है कि तुम मुझे होंग्यू कहकर पुकारोगे क्योंकि मेरा नाम होंग्यू है और इस लड़की का नाम शुइमिंग है और ये तुम्हारी डिवाइन मास्टर है और जो बंदा उस कैरेज को चला रहा है उसका नाम यू शेंग है, जो कि हमारे मेंशन का कैरेज ड्राइवर है। ये सुनकर लियो कहता है कि क्या मेंशन, आप किस तरह के मेंशन की बात कर रही हैं। तो शुइमिंग उसे बताती है कि हमारा बाईशुई किंगडम जिसमें कुल मिलाकर 800 स्टेट्स हैं, वो उसे उसके बारे में बता रही होती है कि इतने में अचानक लियो के सिर में दर्द होने लगता है और दूसरी तरफ शुइमिंग सोच में पड़ जाती है कि कहीं उस अटैक की वजह से इसके दिमाग पे कोई असर तो नहीं हुआ। और इस तरफ होंग्यू कहती है कि मुझे लगता है कि आगे रास्ते में जाल बिछे हुए होंगे, इसलिए हमें वापस पैलेस की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। जिसके बाद वो लियो से कहती है कि जब तुम इंजर्ड हुए थे उसके बाद से तुम पूरा दिन नींद में थे और अभी जाके तुम्हें होश आया है। लगता है कि हमारे सीक्रेट ट्रिप के बारे में किसी ने पहले ही हमारे दुश्मनों को इन्फॉर्म कर दिया था। और वो लियो से कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। मगर लियो कहता है कि इसमें कोई मसला नहीं, मैं वैसे भी डरता नहीं हूँ। तो होंग्यू कहती है कि तुम्हें क्या खतरे से डर नहीं लगता। और दूसरी तरफ सोच में पड़ जाती है और कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी उससे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई डिवाइन ड्रैगन की एनर्जी हो। जिस पर वो लियो से कहती है कि अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया कि तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, असल में तुम छुप कर प्रैक्टिस करते होगे। तुमने तो ऐसी टेक्निक प्रैक्टिस किया हुआ है जिसे कोई सेज भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो सेज का सुनकर लियो कहता है कि ये सेज क्या होता है, क्या इस तरह के डिवाइन बीइंग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो होंग्यू उसे बताती है कि इस दुनिया में हर शख्स कल्टीवेशन करता है या फिर स्पेल्स और टेक्निक की मदद से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है और वो बंदा जो कि अल्टीमेट कल्टीवेशन लेवल को अचीव कर लेता है वो एक सेज कहलाता है। और लियो को याद आता है कि जब वो इस दुनिया में आ रहा था तो उस एल्डर ने उसे कहा था कि उसे अपने कल्टीवेशन पाथ को चूज करके एक सेज में ट्रांसफॉर्म होना है, वरना वो अपने घर वापस कभी भी नहीं जा पाएगा। जिसके बाद वो कहता है कि असल में मेरे पास कोई सेज पावर नहीं है, मैंने तो बस एक एल्डर से मदद ली थी। जब मैं बेहोश हो गया था उस वक्त मेरे पास एक एल्डर आया था, उसने मुझे कहा था कि मेरे अंदर बहुत ही खास टैलेंट है और मुझे उसे हर हाल में कल्टीवेट करके अपने आप को पावरफुल बनाना चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर वो दोनों लड़कियां बिल्कुल हैरानी से उसे देख रही होती हैं, जैसे लियो ने उनके सामने कोई बचकानी बात की हो। मगर वो उसका मजाक ना उड़ाते हुए उसका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम सही कह रहे हो, तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, मगर उसके लिए तुम्हें अपनी किस्मत से लड़ना होगा। और फिर वो शुइबिंग से कहती है कि जरा इसे समझाओ। तो शुइबिंग उसे समझाते हुए कहती है कि हम लोग जिन टेक्निक्स की बात कर रहे हैं वो सब की सब ह्यूमंस के जरिए बनाई गई हैं, मगर डिवाइन ड्रैगन स्पेल उसे ह्यूमंस ने नहीं बनाया, बल्कि वो कुंडलुन में मौजूद एक माउंटेन के पास एक ट्री से बिलोंग करती है, क्योंकि वो ट्री हेवन एंड अर्थ का एसेंस एब्जॉर्ब करता है। और फिर 36,000 साल गुजरने के बाद उस दरख्त में एक फूल खिलता है। उसकी खुशबू इतनी ज्यादा होती है कि वो कई हजार मील दूर तक भी स्मेल की जा सकती है और उसकी खुशबू की वजह से न जाने कितने लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। मगर फिर वो फ्रूट्स अपने आप ही उस दरख्त से गिरकर एक एंशिएंट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये कहने के बाद अगले सीन में हम लोग लियो को एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं। उसके सामने एक बहुत बड़ा पैलेस होता है जिसे वो डिवाइन ड्रैगन स्पेल का नाम देता है और कहता है कि यकीनन इस टेक्निक का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मैं इस टेक्निक को मास्टर कर लूं तो हो सकता है कि मैं इतना पावरफुल बन जाऊं कि मैं वापस से अपने टाइम एंड स्पेस में ट्रेवल कर पाऊं। ये कहने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि वो अपने कल्टीवेशन लेवल के फर्स्ट लेवल की तरफ आगे बढ़ जाता है, जिसमें हमें उसके पीछे
एक कल्टीवेशन व्हील दिखाई देता है जिसमें एक रिंग एक्टिवेट होता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रात के वक्त एक जगह ठहर कर आराम करते हैं, मगर वहीं पे लियो अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो हर हाल में अपने फर्स्ट लेवल बॉडी कल्टीवेशन को अचीव करना चाहता था और देखते ही देखते अचानक उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिस पर शू बिंग भी हैरान रह जाती है और वो कहती है कि इसने फर्स्ट लेवल को क्रॉस करके सेकंड लेवल में एंट्री ले ली है। जिस पर होंग्यू भी हैरान रह जाती है कि आखिर इतना जल्दी इसने फर्स्ट लेवल को कैसे क्रॉस कर लिया। मगर उन लोगों को एक बात की टेंशन सता रही थी कि अगर एक मर्तबा डिवाइन ड्रैगन स्पेल के बारे में सबको पता चल गया तो वो सब इसके पीछे पड़ जाएंगे। ये टेक्निक हेवन से अर्थ पर आई है और अभी तक इसे कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर पाया। और शू बिंग कहती है कि मुझे तो बस इतना मालूम है कि डिवाइन ड्रैगन स्पेल के फर्स्ट लेवल को सिर्फ 2 ही लोग अचीव कर पाए थे, जिनमें से एक का नाम जियांग वांग था और दूसरा था वैन चू। वो तीसरा बंदा बन गया है जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ बॉडी कल्टीवेशन को क्रॉस कर चुका है। और हम लोग दोबारा से लियो को देखते हैं तो उसने अब थर्ड लेवल को भी क्रॉस कर लिया था और वो सीधा फोर्थ लेवल की तरफ जा रहा था। मगर जैसे ही वो फोर्थ लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे एक बैरियर बना हुआ होता है जो कि उसे वापस पीछे धकेल देता है और लियो को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और वो कहता है कि लगता है कि फोर्थ लेवल को अचीव कर पाना इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी तरफ होंग्यू देखती है कि लियो बहुत ज्यादा वीक पड़ रहा है क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ही तेजी से कंज्यूम हो रही है। शू बिंग अपने मैजिकल ब्रश से एनर्जी जनरेट करती है ताकि वो उसे थोड़ा सा सपोर्ट कर सके, मगर हम देखते हैं कि लियो की बॉडी के चारों तरफ उसके कपड़े अचानक से गायब होने लगते हैं। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक लेजेंडरी कल्टीवेशन लेवल है। ये कहने के साथ ही उसकी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है, जिस पर होंग्यू शू बिंग से कहती है कि क्या ये कोई सच में लेजेंडरी कल्टीवेटर है। और दूसरी तरफ लियो जैसे ही होश में आता है तो वो कहता है कि लगता है कि मैं फोर्थ लेवल को इतनी आसानी से अचीव नहीं कर पाऊंगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।